नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से कविता पर्वत प्रदेश में पावस। तो आइए शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस यह कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई कविता है। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने आरंभ में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद पर कविताएं लिखी। इन्हें छायावाद का प्रमुख कवि या मुख्य स्तंभ माना जाता है और इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और 1977 में सुमित्रानंदन पंत जी की मृत्यु हो गई। इनकी लिखी हुई यह कविता पर्वत प्रदेश में पावस हमें पहाड़ी प्रदेश में ले जाती है। पहाड़ी प्रदेश में बारिश के मौसम में जो प्रकृति की सुंदरता है वह देखते बनती है और जब हम यह कविता पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने उस पहाड़ी प्रदेश की सुंदरता का चित्र खड़ा हो जाता है। तो आइए कविता का वाचन और भावार्थ जान लेते हैं। कविता का वाचन शुरू करने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पावस वर्षा, परिवर्तित बदला हुआ, वेश रूप बदलने के लिए पहने गए विशेष वस्त्र, मेखलाकार करधनी के आकार का, अपार असीम, सहस्त्र हजारों, दृग सुमन सुमन रूपी आंखें, अवलोकना देखना, निज स्वयं, महाकार बड़ा आकार, चरण पैर, विशाल बहुत बड़ा, दर्पण आईना। तो चलिए कविता का वाचन शुरू करते हैं और इसका भावार्थ जान लेते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो यहाँ पर कवि पंत जी हमें बता रहे हैं कि ये मौसम कौन सा था, बारिश का मौसम था और जगह क्या थी, पर्वत प्रदेश था, मतलब पहाड़ी इलाका था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और वहां पर जो प्रकृति दिख रही थी वो उसका रूप बदल रही थी। ऐसा लग रहा था पल में तेज धूप थी, पल में एकदम बारिश हो गई, पल में कोहरा छा गया। तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपना वेश अपना अटायर बदल रही है, नया नया रूप धारण कर रही है। ऐसा कवि को लग रहा था उस मौसम में पहाड़ी इलाके को देखकर। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दुग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। तो चारों तरफ पहाड़ी इलाका है तो क्या दिखाई देंगे, चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां दिखाई देंगी, पर्वत श्रृंखलाएं, माउंटेन रेंज, है ना। तो लेखक क्या बोल रहा है, अनेक ढेर सारी करधनी के आकार की, जैसे कि प्रकृति की कमर में करधनी बंदी हो, वैसे ये जो पर्वत हैं वो करधनी के आकार के अपार हैं, ढेर सारे हैं। और इन पर्वतों पर हजारों फूल खिले हुए हैं। ये जो खिले हुए फूल हैं, कवि को ऐसा लग रहा है कि ये पर्वत की आंखें हैं और इन हजारों आंखों से वह देख रहा है। क्या देख रहा है, उसके पैरों तले या नीचे जो पानी फैला हुआ है, जो नीचे जल है, उसमें वो अपना बड़ा सा आकार, अपना शक्तिशाली रूप देख रहा है। और केवल एक बार नहीं देख रहा है, जैसे आप अपना चेहरा आईने में बार बार देखते हैं और अपनी सुंदरता को देखकर खुश होते हैं, वैसे ये जो बड़ा सा विशाल सा पर्वत समूह है, ये जो पर्वत श्रृंखला है, वह अपनी हजारों आंखों से आईने में अपना विशाल आकार देख रहा है और अपनी ताकत पर खुश हो रहा है। बार बार वह अपने आकार को निहार रहा है और सोच रहा होगा शायद मन में कि मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना विस्तृत हूँ। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो पर्वत पर क्या होते हैं बच्चों, कई झरने निकलते हैं और बारिश में तो ये झरने बहते रहते हैं। और इन झरनों के पानी से क्या होता है, पर्वत की जो तलहटी होती है, जो वैली होती है, उस वैली में क्या इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। और ये जो इकट्ठा पानी है ये किसका रूप ले लेता है, तालाब या ताल का। तो इसीलिए कहा है कि जिसके चरणों में पला ताल, तो पर्वत के नीचे, उसके नीचे के स्थान को क्या बोला है, उसका चरण,
पर्वत के नीचे जो स्थान है, उसके चरण के पास का जो स्थान है, वहां पर बहुत बड़ा तालाब है। और ये जो फैला हुआ बड़ा तालाब है, वो कवि को किसकी जैसे लग रहा है? वो लग रहा है कवि को दर्पण या आईने की तरह। क्योंकि जिस तरह से आईने में हम अपना प्रतिबिंब, हमारा चेहरा या हमारा आकार रूप देखते हैं, वैसे ही ये जो पानी है वो इतना निर्मल साफ है, और उसमें पहाड़ का जो प्रतिबिंब है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए उस पानी को दर्पण का नाम दिया है लेखक ने। और वो कह रहा है कि उस दर्पण में जो पर्वत है वो बार बार अपना रूप देख रहा है, अपना आकार देख रहा है, और अपने आकार पर उसे गर्व हो रहा है। इस आगे के अंश का भावार्थ जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। गिरि, पर्वत, गौरव, महिमा, महानता, मद, मस्ती, उत्तेजित करना, उत्साहित करना, निर्झर, झरना, गिरिवर, पहाड़, पर्वत, उर, हृदय, उच्चाकांक्षा, ऊंचा उठने या कोई बड़ा काम करने की इच्छा, तरुवर, पेड़, नीरव, शांत, नभ, आकाश, अटल, दृढ़, अनिमेष, स्थिर दृष्टि। तो चलिए इस अंश का कविता का पाठ करते हैं और भावार्थ जान लेते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। तो इन पंक्तियों में कवि बता रहा है कि इस पर्वत से कई झरने झर रहे हैं, गिर रहे हैं, झरनों का पानी बह रहा है नीचे। और ये जो झरनों की आवाज है, जो झरझर की आवाज है, वो कवि को किसकी तरह लग रही है? एक गाने की तरह, एक गीत की तरह। और यह कोई ऐसा वैसा गीत नहीं है। कवि को लग रहा है कि चूंकि ये झरने पर्वत से निकल रहे हैं, इसलिए झरने गिरी पर्वत का महानता का गाना गा रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, और वे झरने इतनी तेजी से बह रहे हैं जैसे बहुत उत्साहित हो। और उनका उत्साह देखकर उनके नस नस में, उनके हर एक अंग में उत्साह है, किनके? झरनों के। और वो उत्साह में गाना गा रहे हैं गिरि के गौरव का। और उनका ये उत्साह देखकर आपके अंदर भी उत्साह भर आएगा। और ये जो हर झरने हैं वो कैसे दिख रहे हैं? मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो ये जो झरने हैं जो नीचे गिर रहे हैं, वो शुभ्र सफेद रंग के हैं। और जब ये वाटर ड्रॉप्स नीचे गिर रही हैं, तो कवि को वो वाटर ड्रॉप्स कैसी लग रही हैं? मोतियों जैसी। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये झरने मोती की लड़ियों जैसे दिख रहे हैं। और जब ये नीचे गिरते हैं तो ढेर सारा फेन या झाग उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे झाग भरे ये निर्झर हैं जो पर्वत से गिर रहे हैं। और गिरते समय इनकी झरझर की जो आवाज है, वो कवि को कैसी लग रही है? जैसे कोई गीत हो। और ये ऐसा वैसा गीत नहीं है। ये जो गाना है, जो झरने हैं, वो किसके लिए गा रहे हैं? पर्वत के लिए गा रहे हैं। पर्वत की प्रशंसा का गीत है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, हे झाक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि उस पर्वत पर कई ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। और ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वो लग रहा है जैसे कि वह गिरिवर मतलब पर्वत के ओर, मतलब हृदय से निकलने वाली उच्च आकांक्षाएं हैं। और ये जो उच्च आकांक्षाएं हैं, ये किसके हृदय से निकल रही है? पर्वत के हृदय से निकल रही है। तो जो पेड़ है उनको किसके समान बताया है? उच्चाकांक्षाओं के समान। और ये जो उच्चाकांक्षा है वो किसकी तरफ देख रही है? ऊपर जो शांत आसमान है उसकी तरफ देख रही है। हम कहते हैं ना, छू लो आसमान को, आगे बढ़ो। तो हम ऊंचा देखने के लिए हमेशा बोलते हैं कि नीचे नहीं देखना है, आगे देखना है, ऊपर देखना है, और ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो वैसे ही ये जो आकांक्षाएं या जो इच्छाएं हैं, वो आसमान की तरफ देख रही है, वो आसमान को छूना चाहती हैं। और जब ये आसमान की तरफ देख रही हैं, तब वो कैसी है? शांत है, एक टक अनिमेष, मतलब जो उनका लक्ष्य है आसमान को छूने का या जो उस इच्छा को पूरी करने का, उसकी तरफ एक टक देख रही हैं। और साथ ही साथ अटल है। अटल मतलब दृढ़ संकल्प के साथ में है, फर्म है अपने इच्छा के प्रति कि मुझे वो इच्छा पूरी करना है। और साथ ही साथ जब भी हम कुछ बड़ा सा सोचते हैं, कुछ बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, थोड़ा सा डर वो हमारे मन में रहता है। वैसा ही ये जो उच्चाकांक्षाएं हैं, उनके साथ साथ थोड़ा सा चिंता भी हृदय में है कि ये उच्चाकांक्षाएं पूरी होंगी या नहीं।
तो दृढ़ संकल्प तो है, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित भी है, अनिमेष है, एकटक देख रहे हैं, पर थोड़ा सा डर भी है। तो इस तरह से गिरी के हृदय से उठने वाली उच्चाकांक्षाएं क्या है? जो पेड़ है उनको प्रतीक माना है उच्चाकांक्षाओं का। और अभी ये अचानक क्या हुआ? अगली पंक्तियों में देखिए, उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर मतलब पर्वत। तो कवि को लग रहा है कि अचानक पर्वत तो उड़ गया। ऐसा कवि ने क्यों कहा? क्योंकि बच्चों, जो पर्वतीय प्रदेश होता है उसमें बारिश के सीजन में कभी भी कुछ भी होता रहता है। कभी एकदम तेज धूप रहती है और कभी एकदम तेज बारिश शुरू हो जाती है। और शायद तब तेज बारिश शुरू होने की वजह से सब तरफ एक कोहरा छा गया था, जिससे कवि को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए कवि को क्या लगा कि शायद जो पर्वत है वो उड़ गया है। अब उड़ने के लिए पंख तो चाहिए, तो कौन से पंख लगाए पर्वत ने? फड़का अपार पारत के पर। तो उसने किसके पंख लगाए? जो बिजली चमक रही थी बारिश के साथ, उस बिजली के पंख को फड़काते हुए, हिलाते हुए वो तेज ऊपर उड़ गया है, ऐसी कवि की कल्पना है। वास्तव में कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी एक पल पहले इतना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था और दूसरे ही पल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आगे की पंक्तियों में आगे क्या हुआ, यह जानने से पहले नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। रवशेष केवल आवाज का रह जाना। भू धरती, अंबर आसमान, धस जाना अंदर चले जाना, सभय डर के साथ, यों जैसे, शाल एक प्रकार के वृक्ष, जलदयान बादल रूपी विमान, विचर विचर घूम घूम कर, इंद्रजाल जादूगरी। तो आइए इन कविताओं को पढ़ते हैं और इनका भावार्थ जान लेते हैं। रव शेष रह गए हैं निर्जन, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब कवि को क्या लग रहा है? पर्वत तो उड़ गए क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे हैं, और उनके ऊपर जो झरने थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका जो साउंड है, उनकी जो आवाज है, वो केवल बची हुई है, वो सुनाई दे रही है। हे टूट पड़ा भू पर अंबर। अब जब तेज बारिश हो रही है तो बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। अब वो बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर लेखक को क्या लग रहा है कि ऐसा हो रहा है कि जैसे आसमान ही अब धरती पर गिरने वाला है। जब कोई चीज हमारे ऊपर गिरने वाली होती है तो हम बचकर भागते हैं या नहीं भागते हैं? भागते हैं ना। तो अभी देखिए अगली पंक्तियों में कि कौन बचकर भाग रहा है। धस गए धरा में सभय शाल। अब यह आसमान धरती पर गिर रहा है, यह डर देख, इस डर से कि कहीं वो आसमान हमारे सर पर ना गिर जाए, जो शाल के पेड़ थे वो डर के मारे धरती के अंदर छुप गए। ऐसी ये कवि की कल्पना है। वास्तव में कोहरे के कारण ना तो पर्वत दिखाई दे रहा है, ना झरने दिखाई दे रहे हैं, ना पर्वत पे लगे हुए बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो कवि की कल्पना क्या है कि जरूर ये जो बड़े बड़े शाल के पेड़ हैं वो छिप गए हैं। किसके अंदर छिप गए? धरती के अंदर, ताकि जो पर्वत गिर रहा है वो उनके ऊपर ना गिरे। उठ रहा धुआं जल गया ताल। तालाब भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल धुआं दिखाई दे रहा है, कोहरा दिखाई दे रहा है। और उस धुएं के कारण कवि को ऐसा लग रहा है कि शायद तालाब जल रहा है। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इंद्र देवता, जिन्हें वर्षा का देवता माना जाता है, बारिश का देवता जो माना जाता है, तो कवि को लग रहा है कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये जो प्रकृति पल पल में जो वेश बदल रही है, उसके पीछे जो कारण है वो कौन है? देवता इंद्र, जो कि आसमान में बादलों के विमान में घूम रहे हैं। चारों तरफ घूमते हुए वो अपना जादू कर रहे हैं। पल में तेज धूप ले आते हैं और पल में एकदम अंधेरा, बारिश और कोहरा। तो इस तरह से प्रकृति का जो मनोरम दृश्य है वो हमारे आंखों के सामने कवि ने इस कविता के द्वारा लाया है। जहाँ पहले तो बारिश के मौसम में जहाँ सब तरफ हरियाली थी, वो हरियाली सूरज की रोशनी में कैसे दिखती है, यह कवि ने हमें बताया। और फिर एकदम अचानक तेज बारिश होने पर सब चीजें आंखों से ओझल हो जाती है। तो कवि की कल्पना क्या है, यह हमें कवि ने बताया। बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। अगला वीडियो लेकर मैं जल्द ही हाजिर होंगी।
तब तक के लिए धन्यवाद।